नमस्कार, मैं हूं निखिल और आप देख रहे हैं डेजर्ट टाइम्स डॉट इन आपकी आवाज। और इस वक्त हमारे साथ मिनिस्टर ऑफ स्टेट एग्रीकल्चर कैलाश चौधरी हैं, बाड़मेर जैसलमेर के सांसद भी हैं। कैलाश जी, स्वागत आपका बहुत बहुत। धन्यवाद बहुत बहुत, आपका भी स्वागत, जी कैलाश जी, अभिनंदन। सबसे बड़ा सवाल कि आप तो राजस्थान के उस बाड़मेर जैसलमेर जिले से आते हैं। आपने देखा होगा हर साल पैदल यात्रु आपके यहाँ बाबा के दर्शन में जाते हैं, लेकिन इस बार वही नजारा है। लेकिन इस बार ये दर्शन के लिए नहीं जा रहे, बल्कि ये लोग वो हैं जो दूर दूर से पैदल अपने जो देशावर से वापस अपने घरों की ओर लौट रहे हैं। इन प्रवासियों को लेकर क्या मैसेज है आपके पास? क्या इनकी दिक्कतें आ रही हैं आपके पास? ऐसा है कि सबसे पहले तो मैं प्रधानमंत्री जी के जो इस निर्णय हुआ जी इसके लिए मैं धन्यवाद देना चाहूंगा प्रधानमंत्री जी को कि उनकी वजह से हजारों हजारों लोगों की जान बच गई। जहां दूसरे देशों की स्थिति देखें तो आज वहां पर हजारों लोगों की जानें चली गई, लेकिन इसके बावजूद भी इस देश के अंदर प्रधानमंत्री जी के आह्वान के ऊपर पूरे देश की जनता ने जो सहयोग किया और लॉकडाउन का जो पालन किया, इसके लिए मैं देश की जनता को भी धन्यवाद देता हूं। और आगे भी निश्चित रूप से इस लॉकडाउन की वो पालना करेंगे। और ऐसे समय के अंदर किसान हर व्यक्ति को तकलीफ का भी सामना करना पड़ा, चाहे वो गरीब था चाहे अमीर था, जहां था वहीं पर वो उसको रुकना पड़ा। और ऐसे समय में लगभग 2 महीने होने जा रहे हैं लॉकडाउन को, तो कुछ जो मजदूर भाई हैं या प्रवासी भाई हैं वो वहां से पैदल ही निकल चुके, तो जिसकी वजह से उनको भी प्रॉब्लम हो रही है। मैं उनके इस संकट के अंदर उनके साथ हूँ। और मैं तो यही कहना चाहूंगा कि उनको जो राज्य सरकारें, जिनको प्रधानमंत्री जी ने यहाँ से एडवाइजरी जारी करके कहा कि दोनों राज्य आपस में बात करके ऐसे जो मजदूर है या प्रवासी भाई है उनको अपने घर तक कैसे पहुंचे, तो इसकी व्यवस्था करे। मैं वास्तव में इस समय जो लोग पैदल जा रहे हैं उनके हमारे कार्यकर्ता जगह जगह सेवा भी कर रहे हैं। उनके अगर भोजन की समस्या है तो उनको भोजन के पैकेट की व्यवस्था भी कर रहे हैं। और सारे हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं, स्वयंसेवी संस्थाएं भी लगी हुई है, संघ के कार्यकर्ता भी सब जगह लगे हुए हैं। लेकिन उसके बावजूद भी इन लोगों का वास्तव में कष्ट है। और ऐसे समय के अंदर मैं ये कहना चाहता हूँ, राज्य सरकार की जिम्मेवारी बनती है कि उन लोगों की सुविधा है, सेवा है, जो भी है करनी चाहिए। जहां अशोक जी गहलोत है, उन्होंने जब लॉकडाउन के बीच में उन्होंने एक बार कहा था कि प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी हमें छूट नहीं दे रहे हैं कि हम नहीं तो हम सभी प्रवासियों को यहाँ पर ले आते। हमारे पास में 4,000 बसों की व्यवस्था हमने कर दी है और उनके यहाँ पर सभी विद्यालयों को हमने वो सेंटर बना दिए हैं कोरोना के, तो जिसकी वजह से वहाँ पर सब जो उनको सुविधा हो ऐसी व्यवस्था उन्होंने की है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि आज न तो वो पता नहीं 4,000 बसें कहाँ चली गई, और वो जो स्कूलों के अंदर व्यवस्था थी क्वारंटीन करने की, तो वो व्यवस्था भी मुझे पता नहीं कहाँ दिख नहीं रही है। और जहाँ अगर कोई व्यवस्था है भी तो वहां पर भी लोग परेशान हैं, सड़कों पर पैदल जा रहे हैं। तो इसलिए मैं तो यही कहना चाहता हूँ राज्य सरकार को, इन लोगों को किस तरह से जब अपने बॉर्डर में आए या जहां से भी वो आ रहे हैं उनको ये व्यवस्था करे। और जैसा कि ट्रेनों के अंदर भी आज केंद्रीय मंत्री जी ने भी कहा है कि हमारे पास में डिमांड राजस्थान की सरकार से बहुत कम आई है, तो ऐसे लोगों को वहां से एनओसी जो देनी होती है दूसरे स्टेट से, वो राज्य सरकार को देनी होती है। तो यहाँ से एनओसी ही जारी या उनकी स्वीकृति जारी नहीं की, जिसकी वजह से वहां से प्रवासी भाइयों को समस्या का सामना करना पड़ता है। कैलाश जी, तो मैं कैलाश जी, सोचता हूँ कि कैलाश इस जी तरह आप की व्यवस्था कैलाश जी आपको प्रवासी और मजदूर है वो समय पर अपने घर पर पहुंचे। कैलाश जी, आपको नहीं लगता कि ये तमाम जो प्रवासी लोग हैं जो राजस्थानी हैं, उनको उन राज्यों की सरकार और राजस्थान की जो सरकार है वो सही तरह से कम्युनिकेशन नहीं कर पाई और एक होड़ मच गई इन लोगों की अपने घरों की और लौटने की? जबकि होना ये चाहिए था कि उन्हें वहीं रोक कर वहीं उनको सुविधाओं से युक्त कर देना चाहिए था, तो ये लोग इतने नहीं निकलते पैदल यात्रियों की तरह। ऐसा है कि राज्य ने ही कहा था और
यही कहा था कि हमारे को वहां से अगर प्रधान केंद्र से हमें ये अगर छूट मिल जाती है कि हमारे प्रवासी जो हमारे अन्य अन्य राज्यों के अंदर गए हुए हैं उनको हम लाके यहाँ पर क्वारंटीन करेंगे, तो अगर समय रहते वो अगर व्यवस्था करते तो ये आज गांवों के अंदर कोविड के पेशेंट नहीं पहुंचते। आज जहां पर बिल्कुल ग्रीन जोन था वहां पर आज रेड जोन होने जा रहा है। तो ये कहीं न कहीं राज्य सरकार है जो राजस्थान की उसकी चूक रही है। उन्होंने बॉर्डर के ऊपर चेक नहीं किया या उनको लाना ही था तो ऐसी पहले व्यवस्था हो जानी चाहिए थी कि जिस गांव का वो व्यक्ति आ रहा है चाहे कितने भी आए, क्या फर्क पड़ता है सरकार के, वो आते उनको अपने संबंधित गांव है उस गांव के अंदर वहां के प्रशासन के जो अधिकारी कर्मचारी है उनको जिम्मेवारी देते और वहां पर उनको क्वारंटाइन रखते 14 दिन में पता चल जाता कि इनको पॉजिटिव है या नेगेटिव है, जो भी स्थिति होती क्लियर हो जाती, उसके बाद में घर पर भेजते। या फिर उनको अगर लेकिन सरकार ने तो ये किया कि जो लोग परमिशन लेकर भी आ रहे थे अलग स्टेट से उनको राजस्थान की सीमाएं सील कर दी। कई दिन तक लोग वहां पर सीमाओं के पास ही डटे रहे खुले आसमान के नीचे। मैं यही बात आपसे कहना चाह रहा हूँ कि जहां एक तरफ कह रहे थे कि हमारे 4000 बसें हैं हम लाने चाह रहे हैं और वही लोग जो खुद के वाहनों से अगर बॉर्डर तक आ गए वहां की सरकार से परमिशन लेकर और उसके बाद में 2 दिन तक इनके साथ में किस तरह का मतलब परेशानी का सामना करना पड़ा। फेसबुक और व्हाट्सएप के ऊपर लाइव देख रहे थे, छोटे छोटे बच्चे रो रहे थे और लोग इन नेताओं के लिए मुर्दाबाद के नारे भी लगा रहे थे कैलाश जी। बिल्कुल वो सब पता है, देख रहे थे हम भी, दुख होता था। लेकिन राज्य सरकार उस समय उन्होंने अपनी हठधर्मिता अपनाई थी और उसके बाद में मजबूरी के अंदर हमने सबने दबाव बनाया, जनता ने भी दबाव बनाया और जिसकी वजह से वहां से फिर लोग अपने स्थानों पर पहुंचे। लेकिन अभी भी मैं तो यही कहता हूँ कि इन गांवों के अंदर जो हमारे प्रवासी भाई आ रहे हैं उनके गांव के अंदर या तो स्कूल के अंदर या जहाँ पर पंचायत है जहां भी वो है उनको क्वारंटीन करे और अन्यथा फिर जो भी होम क्वारंटीन करे तो उनकी डेली उनकी मॉनिटरिंग की व्यवस्था हो तो करे। तो ये सारी व्यवस्था करनी है, जो भी आता है उसको करे। लेकिन एक बड़ा सवाल है कैलाश जी, इस बीच एक बड़ा सवाल है कि कोविड-19 से बचने के तमाम इंतजाम होंगे या नहीं वो बात की बात है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि प्रवासी जो अब अपने गांव में लौट आए हैं इनके सामने आज नहीं तो कल एक रोजगार का बहुत बड़ा संकट खड़ा होगा, उस वक्त क्या करेंगे? जी बिल्कुल, ये बात आपने सही कही है कि इतने प्रवासी भाई हैं, इतने हमारे मजदूर हैं जो बाहर गए हुए थे और अब सब अपने अपने घरों को लौट आए हैं। तो ऐसे समय के अंदर भारत सरकार से तो प्रयास किए जा रहे हैं, जैसा कि मनरेगा के अंदर भी ऐसे जो मजदूर हैं उनको जोड़ा है और ये बहुत बड़ी संख्या के अंदर इन मनरेगा के मजदूरों को जोड़ा गया है इसके अंदर भी। और दूसरा रोजगार के भी लिए जो कल माननीय मंत्री मोदी जी ने निर्मला सीतारमण जी ने भी घोषणा की है, जिसके अंदर एमएसएमई के माध्यम से गांवों के अंदर किसानों को, गांवों के लोगों को भी रोजगार मिले, उद्योग जगत को भी रोजगार मिलेगा और साथ ही किसानों के लिए भी कल जो घोषणा हुई है उस घोषणा से किसानों को डायरेक्ट बेनिफिट भी मिलेगा, लोन से भी किसानों को जो ऋण मिलेगा जिससे कि किसान अपना खेती के अंदर उसका उपयोग कर सकते हैं। इसके अलावा हमारी जो भी स्कीम है कृषि के क्षेत्र के अंदर उसको भी अब मैं निरंतर किसान मोर्चा के सभी देश भर के सभी प्रदेशों में मेरी बात हुई है, किसान भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश पदाधिकारियों से, जिला अध्यक्षों के लगभग सबसे और राजस्थान के भी मंडल अध्यक्ष और वहां तक के कार्यकर्ताओं से मेरी बात हुई है ऑडियो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो मेरा तो यही कहना है कि अब जो रोजगार है उनको हम गांवों के अंदर किस तरह से स्थापित कर सकें, क्योंकि आज सबसे बड़ा अगर कोई स्कोप है तो वो कृषि के अंदर स्कोप है जी। और एग्रीकल्चर के अंदर भारत सरकार की तरफ से जिस तरह से प्रयास किए जा रहे हैं कि किसानों के लिए एक जो 1.5 गुना जो बढ़ा दिया गया है एमएसपी, उसकी 1.5 गुना की है ये एक, और उसके साथ ही ऋण की व्यवस्था भी सरकार ने की है और जो किसानों को हाईटेक करने के लिए भी हमने प्लानिंग किया है। तो इस तरह से ये आने वाले समय के अंदर किसान को मजबूत करना है तो किसान को अब व्यापारी बनाना होगा, इसके लिए सहायता की भी जरूरत होगी।
भारत सरकार की ओर से प्रधानमंत्री जी ने 10,000 एफपीओ बनाने का निर्णय लिया है। तो जो फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो बनेंगे उसमें किसानों के समूह बनेंगे। मैं सभी किसानों से ये निवेदन भी करूंगा इस अवसर पर, आपके माध्यम से ये बात सब जगह नीचे पहुंचे कि अब किसानों को स्वयं का संगठन बनाए और उसके माध्यम से खुद प्रोसेसिंग करे, खुद उसकी पैकिंग करे, खुद उसके ऊपर रेट लिखे और उसके बाद में जहां मार्केट अच्छी मिले वहां पर वो पैकिंग किया हुआ अपना उत्पादन बेचे, या वो एक्सपोर्ट की क्वालिटी है तो एक्सपोर्ट करे। अब इस तरह से अगर एफपीओ के माध्यम से हम ग्रुप बनाकर आपको लगता है कैलाश जी, आपको लगता है कैलाश जी कि दिल्ली पर बैठकर ये जो बड़ी बड़ी जो घोषणाएं हो रही है एमएसएमई को लेकर, किसानों को लोन देने की बात को लेकर, किसानों को अपना प्रोडक्शन तैयार करने को लेकर, लेकिन क्या ये जहां आपका क्षेत्र है, खास तौर पे बात करूंगा बाड़मेर जैसलमेर की, वहां पर शिक्षा का स्तर किसानों में आज भी उतना नहीं है, पढ़े लिखे लोग किसानी नहीं कर रहे हैं, तो क्या वो समझेंगे इस परिभाषा को कि एमएसएमई में कैसे अप्लाई करें, कैसे लोन लें और कैसे एक्सपोर्ट करें, कैसे पैकेजिंग करें? क्या ये धरातल पे संभव होगा? मैं इस बारे में ये कहना चाहूंगा कि मेरी प्रदेश के अंदर पिछले इस लॉकडाउन के दौरान जी लगभग मतलब टोटल ऐसा कोई राज्य नहीं है जिसमें मेरी बात नहीं हुई और इस एफपीओ के विषय पर भी मेरी बात हुई जी। और हमने ऐसी रचना भी की है कि नीचे तक इसको प्रसारित करना और इसमें लाभ मिलते हैं किसानों को, और वो लाभ भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि किसान को इस एफपीओ बनाने से क्या लाभ होता है जी। किसान अगर फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन बनाता है तो भारत सरकार की ओर से सीधा जो फायदा मिलता है वो 18 लाख रुपए उसको सीधी सहायता के रूप में मिलते हैं। उसके सीईओ को 30,000 रुपए हर महीने मिलते हैं तनख्वाह के तौर पर, और 1,08,000 रुपए ट्रेवलिंग खर्चा मिलता है, और उसके ऑफिस का, लाइट का, टेलीफोन बिल का पैसा भी 1,90,000 रुपए साल के मिलते हैं। और इसके साथ ही रजिस्ट्रेशन जो एफपीओ करवाने की फीस होती है 40,000 रुपए, वो रजिस्ट्रेशन फीस भी भारत सरकार वहन करेगी किसानों के लिए। और इस तरह से लगभग 18 लाख रुपए एफपीओ बनने पर किसान को पहले ही दे दिया जाएगा। और इसके साथ ही जो किसानों का समूह होगा उस समूह में किसान को 2,000 रुपए जमा करवाने हैं। एक किसान 2,000 जमा कराएगा तो भारत सरकार भी 2,000 रुपए उस एफपीओ को देगी। तो इस तरह से ये 15 लाख रुपए किसानों के होंगे, तो 15 लाख तक किसान भारत सरकार उस एफपीओ को सहयोग करने के लिए और देगी जी। तो इस तरह से ये इक्विटी ग्रांट के तौर पर एफपीओ के पास में 18 लाख रुपए हो जाएंगे जी। और इसके बाद में उसकी प्रोसेसिंग यूनिट लगाने के लिए जो भी वो उसको कोल्ड स्टोरेज, वेयर हाउस, उसके उपकरण चाहिए, उसकी अगर वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाकर बैंक के अंदर, नाबार्ड के अंदर जहां भी वो जमा करवाएंगे तो उसका लोन देगी, और लोन के ऊपर बैंक उसकी गारंटी भारत सरकार लेगी, और 2 करोड़ रुपए की बैंक गारंटी भी देगी, जिससे कि किसान का उत्पादन उस एफपीओ के अंदर आएगा। उस समय ट्रांजैक्शन करने के लिए उसके एफपीओ के पास अगर पैसा नहीं है तो एक बार किसान को दे देगा और उसके बाद 2 करोड़ से रोटेशन प्रारंभ हो जाएगा। तो इस तरह से ये एफपीओ है, इसको प्रचार करने की आवश्यकता है। और मैं मानता हूं कि आने वाले समय के अंदर हमने ये नीचे तक किस तरह से एफपीओ पहुंचे, तो इस समय जो युवा है वो इस बात को समझते भी हैं, पढ़े लिखे किसान इसके अंदर जो मेरे युवा भाई है वो इसको समझेंगे, और 10,000 का लक्ष्य है जो हम समय के ऊपर पूरा करेंगे, और 10,000 एफपीओ जरूर बनेंगे। और जब 10,000 एफपीओ बन जाएंगे उस दिन मैं आज आपके इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि भारत के किसान की तस्वीर और तकदीर बदलेगी और किसान व्यापारी बनेगा। वरना आज तक क्या होता है, किसान की रेट किसान तय नहीं करता, मंडी के अंदर कोई व्यापारी तय करता है। इतने साल तक किसान की किसी की सरकार ने सूंद नहीं ली, लेकिन मोदी जी की सरकार है जिन्होंने किसानों को ऐसी योजना लाकर और किसान को मजबूत करने के लिए प्लानिंग किया है। अब आने वाले समय में किसान अपने फसल की रेट तय करेगा। कैलाश जी, एक मेरा अंतिम सवाल ये भी है कि ये तमाम बातें किसानों को हुई, एफपीओ को लेकर आपने जो बात करी है बहुत सरलीकृत करके आपने समझाया, और मुझे लगता है कि वो आम जो राजस्थानी है उसको ये बात समझ में आएगी जो आप कह रहे हैं। लेकिन मेरा एक बड़ा सवाल ये है कि जो प्रवासी लौट रहे हैं उसमें वो लोग जो किसान नहीं है, जिनके पास अपनी जमीन नहीं है, गांव में बस एक मकान है,
बॉम्बे में, महाराष्ट्र में, सौराष्ट्र में, अन्य राज्यों में जो मजदूरी करने गए थे वो गांव लौट आए, उनकी तरफ क्या होगा? ऐसा है कि जो गांव में आए हैं, जाने वाला हर भाई मैं सोच रहा हूँ कि किसान ही है, और उनके लिए ये योजना बनी है। तो अगर कोई जैसे वो बिजनेस करता है, तो वो जिसका बिजनेस चल रहा है वो तो स्वाभाविक है वापस जाकर अपना बिजनेस संभालेगा, क्योंकि जिस तरह से जो भी मजदूर भी है तो कई अपने काम को वापस एक बार लौटेंगे, ऐसा नहीं है कि वो यहीं पर रहेंगे। लेकिन उसके बावजूद भी जो भी गांव में रहेगा उन सब के लिए व्यवस्था भारत सरकार की ओर से की जा रही है। और मजदूरों के लिए भी आपने देखा होगा कि हमारे जो प्रधानमंत्री जी ने अभी घोषणा की थी आत्मनिर्भर भारत जो अभियान है, इसके अंदर भी किसानों के लिए और जो ऐसे मजदूर हैं जो बाहर से आए उनके लिए राशन की व्यवस्था है। लगभग 3500 करोड़ रुपए का पैकेज की अलग से घोषणा की है। और इसके साथ ही ऐसे लगभग 8 करोड़ किसान हैं, मजदूर हैं या जो आए हुए हैं जिनका नाम कहीं न कहीं राशन कार्ड या बीपीएल की सूची में नहीं है, ऐसे भाइयों को सरकार की तरफ से 5 किलो जैसा चावल है, गेहूं है या अनाज और 1 किलो जो चना दे की व्यवस्था करने का जो व्यवस्था की है। तो मैं सोचता हूँ कि इस तरह से किसान मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, प्रवासी जो भी जरूरतमंद है उनके लिए किए जाएंगे। लेकिन जो बाहर से ऐसे जो प्रोग्रेसिव फार्मर है या जो वास्तव में पढ़े हैं और कृषि के अंदर कुछ करके दिखाना चाहते हैं, क्योंकि खेती हमेशा उत्तम थी, मध्यम व्यापार था और नौकरी को लोग बाद में पसंद करते थे, लेकिन अब उसका उल्टा हो गया था। लेकिन अब आने वाले समय के अंदर वापस उत्तम खेती होगी और युवाओं को रोजगार इसी के माध्यम से मिलेगा। क्योंकि आज तक ये होता है कि किसान की परिभाषा ये बदल दी गई कि कोई कहानी के अंदर भी पढ़ते हैं तो लिखा होता है कि एक गांव में एक गरीब किसान रहता था, कभी नहीं लिखा गया एक अमीर किसान रहता था। उसकी वजह से एक मन में यह आ गया कि किसान का मतलब गरीब है और बेचारा किसान। ये कब तक होगा? ये किसानों कई सरकारें आती है और वादा करती है हम किसानों का कर्जा माफ कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। कर्जा माफ करती भी है, कई नहीं की भी करती है, वैसे वादे झूठे सरकार में करते भी है। अभी राजस्थान के अंदर भी आपने देखा होगा संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात की थी, लेकिन अभी कुछ भी कोई कर्जा माफ नहीं हुआ। इस कोविड के अंदर उन्होंने सिर्फ भारत सरकार ने जो किए उनकी बात कर रहे हैं। राजस्थान सरकार ने क्या एक भी कहीं पर भी कोई क्या सहायता की बताए? कुछ नहीं किया। लेकिन इसी तरह मेरा तो यही कहना है कि आने वाले समय में किसानों को अगर मजबूत करना है तो अब अपने को भारत सरकार जिस तरह से प्रयास कर रही है तो निश्चित रूप से आने वाले टाइम के अंदर किसान मजबूत होगा। और जैसी योजनाएं बन रही है, आज एक उदाहरण के तौर पर मैं कहूँ अगर, तो जहां 2014 से पहले अगर कृषि का बजट होता था वो 25,000 और 30,000 करोड़ से अधिक नहीं रहा। लेकिन अभी जो बजट है, प्रधानमंत्री जी ने जो पिछले साल बजट दिया था वो 1,37,000 करोड़ रुपए का बजट दिया, और इस साल का जो बजट है वो 1,50,000 करोड़ से अधिक का बजट है। तो जहां वहां 5 साल के अंदर, 6 साल के अंदर जो बजट होता था उतना तो भारत सरकार अभी 1 साल के अंदर बजट देती है। और इसके साथ ही ये जो अभी अलग से पैकेज की घोषणा हुई है वो तो उससे भी अलग है। तो इस तरह से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में किसानों के हित के कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए। हमारी हाईटेक करने की योजना बनी है, किसानों के ई नाम मंडियों को जोड़ा गया है, एफपीओ को उससे सीधा जोड़ा गया है। पहले ट्रेडर करते थे आपस में ट्रेडिंग, लेकिन अब कोऑपरेटिव है वो भी उससे के साथ जोड़ दी गई है। फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन है, जो अपनी फसल अगर खेत में पड़ी है तो वो खेत में पड़ी के ही बेच सकता है, वहां से भाव बोली लगाकर मंडी में ले जाने की जरूरत नहीं है। ऐसी मंडियों को ई नाम मंडी जो पहले 585 थी उसको हमने 377 मंडियां और इसके साथ पोर्टल में जोड़ दी है। और ई नाम पोर्टल भी हमने बनाया, और उसके साथ पोर्टल जो बनाया उसके बाद में किसान रथ ऐप बनाया एक, जहां किसान को ट्रक की आवश्यकता होती है अगर, तो वो दोनों ट्रक के जो इस पोर्टल के अंदर हमारे लगभग 8 लाख ट्रक और 2 लाख ट्रैक्टर और कस्टम हायरिंग सेंटर जैसे कि थ्रेसर है, रोटावेटर है, एपिसीडर है, जो मशीनें होती है ऐसे उसके साथ जोड़े हुए हैं। तो ये अगर किसान को आवश्यकता होती है अगर खेत के अंदर, तो वो ओला और उबर में जैसा सिस्टम है वैसा सिस्टम इसमें दिया हुआ है। उसमें किसान को अगर ट्रक की आवश्यकता है तो उस पोर्टल पे जाकर
वो लिखेगा कि मेरा ये लेकिन उत्पादन मुझे लगता है कैलाश जी, इस स्थान से इसको अंदर ले जाना है। मुझे लगता है तो कैलाश जी, मुझे लगता है कैलाश जी, कर दो जी जी मेरी बात सुनो। जी, इसके अंदर ऐसा है कि जैसे इसको उसके साथ जोड़ेगा तो वो किसान उस ट्रक या ऑपरेटर के पास जाएगा और वहां से वो रेट लिखकर भेजेगा वापस। तो उसके अंदर किसान के पास जैसे रेट आएगी, जो कम रेट होगी उस रेट को वो क्लिक करेगा और क्लिक करते ही उसके पास में जिस ओला उबर में ट्रक जाती है, गाड़ी जाती है, वैसे ही वो ट्रक जाएगी और उसके बाद वो गंतव्य स्थान पर अपना उत्पादन ले जा सकता है। ये व्यवस्था ट्रेडर भी कर सकता है उपयोग और किसान भी कर सकता है। ऐसे कई इस कोविड के समय में हमने किसानों के लिए नए नए टेक्नोलॉजी के माध्यम से किसान को जोड़ने का भी काम किया है। कैलाश जी, चूंकि मुझे लगता है कैलाश जी, चूंकि आप बिल्कुल एक खुद किसान परिवार से आते हैं, आपने उस किसान के दर्द को समझा है। इस वक्त आप एमओएस हैं एग्रीकल्चर में और खास तौर पे आपको रिसर्च का डिपार्टमेंट दिया हुआ है, तो हमें लगता है कि एग्रीकल्चर पे जो आपकी रिसर्च हो रही है, एग्रीकल्चर पे जितनी भी स्कीम्स जो आप अभी बता रहे हैं हमें इस इंटरव्यू के दौरान, तो मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में आओ गांव चले का जो सपना होगा वो साकार होगा, किसान एक संपन्न होगा। और मुझे लगता है कि समय समय पर हम आपसे फिर मुखातिब होंगे, हम आपको फिर अपने स्टूडियो में आमंत्रित करेंगे, हम आपको लाइव बात करेंगे, ताकि जो किसान है, जो शिक्षित कम है या जो पढ़ा लिखा किसान है, वो अब इन सरकार की स्कीम को समझें और अपने गांव तक लेकर जाए, और जो स्कीम ऊपर बन रही है वो सतही जमीनी तौर पर जाकर कहीं फलीभूत हो, तब जाकर एक तस्वीर सामने आएगी। मुझे लगता है वो एक बेहतर तस्वीर होगी। देखो, किसान के लिए 4 चीजों पर अगर काम कर लेता है किसान, तो मैं सोचता हूँ कि उसकी और कोई ज्यादा आवश्यकता नहीं है। एक तो उसको उन्नत किस्म का बीज मिले, क्योंकि किसान को कई बार डुप्लीकेट बीज मिलता है जिसकी वजह से भी किसान को नुकसान होता है। तो एक तो उन्नत किस्म का बीज मिले, कम लागत हो, लागत कम हो, इसके प्रयास सरकार के द्वारा किए जा रहे हैं। उन्नत किस्म का बीज का रोज आईसीआर के द्वारा हमारे साइंटिस्ट है वो नए बीज भी तैयार कर रहा है जिसमें क्वांटिटी ज्यादा हो, यील्ड ज्यादा हो और उसके साथ ही उसके अंदर न्यूट्रिएंट्स की पूरी मात्रा हो। ऐसे सारे करके नए नए प्रयोग करके और किसानों को बीज भी तैयार करके दे रहा है। ऐसा एक तो उन्नत किस्म का बीज हो, कम लागत हो, जो प्रधानमंत्री जी ने जीरो बजट फार्मिंग की बात की है या ऑर्गेनिक फसल की बात की है जिसमें कम लागत होती है, तो कम लागत हो। और उसके बाद में किसान को भंडारण हो जहां पर वो अपना उत्पादन रखे। तो भंडारण के लिए भी हमने एक स्कीम बनाई है कि हर पंचायत समिति के अंदर हम व्यवस्था कोऑपरेटिव के अंदर मजबूत करेंगे, जहां पर एक ही जगह पर इनाम पोर्टल होगा, एक ही जगह पर बैंक एटीएम भी होगा, वहीं पर कस्टमाइजिंग सेंटर होगा, सारा एक जगह होगा और किसान अपना उत्पादन वहां रख सकता है, जब चाहे इनाम पर वहीं से बैठा बैठा बेच सकता है। तो ये व्यवस्था भी गांव के अंदर कर रहे हैं और अच्छा है। और उसके लिए और चौथी चीज है वो किसान को मार्केट अवेलेबल करवाना। तो ये जो एफपीओ बनेंगे उन किसानों के लिए हमने साइड में एक उनको ट्रेनिंग दे और ट्रेनिंग के साथ में मार्केट कहाँ पर है, वो कहाँ पर कौन सा उत्पादन अच्छी रेट मिलती है, ऐसे 5 साल के लिए हम एजेंसी को भी नियुक्त करेंगे जो इसकी एक्सपर्ट है मार्केट की या एफपीओ की या जो उसका, क्योंकि ये कंपनी एक्ट में है तो उसके सीईओ की व्यवस्था करेंगे कि जो सीए होगा, जो सीए के द्वारा वहां पर उसकी कोई ऐसा नहीं हो कोई डॉक्यूमेंट्स की कमी रह जाए जिससे उसको किसान को तकलीफ आए। तो ऐसी सारी व्यवस्था इस के माध्यम से की जाएगी। तो मैं सोचता हूँ कि आने वाले के अंदर ये 4 चीजें जब अगर किसान को मिलेगी, मार्केट अवेलेबल हो जाएगा, तो किसान की ये जो कि अभी ये फसल खराब हो गई या इस वजह से किसान को मार्केट समय पर नहीं मिला, तो इसकी वजह से किसान को प्रॉब्लम आती है। तो ये पूरी आगे को 1 साल आगे का प्लानिंग लेकर चलेंगे तो किसान का उत्पादन 1 साल पहले ही बिक जाएगा कि अगले साल जो फसल आने वाली है वो कौन सी है, तब किसान को फसल के लिए कोई परेशान नहीं होना पड़ेगा। इसके ऊपर हमारी सरकार काम कर रही है। किसान की इनकम है आप आत्मनिर्भर भारत का नारा दे रहे हैं। आपने जो तमाम अभी स्कीम्स बताई हैं, क्योंकि मेरी अभी एफपीओ पर लेकर मैंने खुद ने कुछ बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, उसको एक बार पढ़ लेता हूँ, फिर मैं आपसे फिर मुखातिब होऊंगा। लेकिन मुझे लगता है कि आत्मनिर्भर भारत और आज आपसे जो सुन रहे हैं उससे आत्मनिर्भर किसान और एक सम्मानित किसान, वो एक गांव में गरीब किसान रहता था वो नहीं होगा। हमें उम्मीद है कि संपन्न किसान इस हिंदुस्तान में होगा।
बहुत बहुत शुक्रिया आपका कैलाश जी, हमारे शो में भाग लेने के लिए। बड़ा सवाल में जब भी हमें लगेगा ऐसा कोई सवाल है, जनता की आवाज है जो आपसे पूछी जानी चाहिए, हम जरूर आपसे फिर बात करेंगे। धन्यवाद आपका बहुत बहुत कैलाश जी। धन्यवाद बहुत बहुत आपको।